उमर है हम, और हमारे पीछे इंतखाब भाई हैं। अरे आपका नाम हम भूल गए। अली भाई कह दीजिए। अली भाई। तो अभी हम आए हैं नेवरा। ये नेवरा स्टेशन है और ये गांव बहुत पुराना है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस इतना बता दें, जब अंग्रेज़ बादशाह जॉर्ज पंचम मतलब जॉर्ज फिफ्थ हिंदुस्तान आया था तो वो इस गांव भी पहुंचा था। क्यों पहुंचा था तो उसके लिए जानने के लिए आगे जुड़े रहिए। अभी हम बिहार में हैं। बिहार में जिस जगह है, ये बिहार की राजधानी पटना से 10-12 किलोमीटर पश्चिम की जानिब है, दानापुर से बगल में है। इस इलाके का नाम है नेवरा। बिल्कुल छोटा सा गांव है, पूरा रेलवे ट्रैक के नज़दीक है। इस वजह कर जो लोग पटना आते हैं दिल्ली की जानिब से, वो इस गांव से होते हुए पटना पहुंचते हैं। आज हम इस जगह पहुंचे हैं, ये बहुत ख़ास है। वजह ये है कि इस गांव ने बिहार को इस्टेब्लिश किया है। आपको बहुत बचकानी बात लग रही होगी मेरी। असल में फादर ऑफ मॉडर्न बिहार सर अली इमाम इसी गांव के थे। सर अली इमाम उस शख्स का नाम है जिसने बिहार को एक अलग राज बनाया। 1912 में जब बिहार अलग हुआ तो उसमें अली इमाम का एक बहुत बड़ा रोल है। 1908 में वो बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के 1908 में प्रेसिडेंट बने। फिर वो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। फिर 1920 में जब लीग ऑफ नेशन बना तो उसमें हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले अली इमाम ही थे। अली इमाम दो भाई के नाम से मशहूर हैं, एक अली इमाम है, दूसरे हसन इमाम है। हसन इमाम उस शख्स का नाम है जिसने वकालत की दुनिया में अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया, और अली इमाम के साथ इन्होंने भी अपना नाम बिहार को इस्टेब्लिश करने वाले लोगों में गिनवाया। इनके साथी थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये लोग शुरुआती लोग हैं जिन्होंने जाके इंग्लैंड में पढ़ाई की, बैरिस्ट्री करके ये बिहार आए। बिहार में इन्होंने वकालत किया, जज बने। तो हसन इमाम भी इसी गांव के हैं। वो अली इमाम के छोटे भाई थे, और हसन इमाम भी लीग ऑफ नेशन की असेंबली में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे 1923 में। अली इमाम 1920 में गए थे, हसन इमाम 1923 में गए थे। और फिर इसी ख़ानदान से 5 जज हुए हैं जिन्होंने पटना कोर्ट में अपनी सेवाएँ दी है। और जो अली इमाम के जो बेटे हुए जाफ़र इमाम, जो भारत के चीफ जस्टिस इस वजह कर नहीं हो पाए क्योंकि उनकी सेहत ख़राब हो गई थी, और ख़ुद पंडित नेहरू ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप रिज़ाइन दे दें और आराम करें। तो अभी हम यहाँ पे कब्रिस्तान में हैं। अभी हम आए थे इस कब्रिस्तान में देखने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जंगल है और यहाँ के लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं रख रखाव की, तो लेकिन फिर भी इतना जंगल होता है कि इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग जुड़े जिनसे हमने बात की। उन्होंने इस इलाके के बारे में बताया, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से क्या सुना है, क्या देखा है इस जगह के बारे में, वो भी। हम नेवरा पहली बार पहुँचे थे। हमें इस गांव के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर किस जगह कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम मस्जिद के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उस वक्त हमें कोई नहीं मिले। तो फिर हमने सोचा कि कब्रिस्तान चलते हैं। तो फिर हम लोग चले कब्रिस्तान की जानिब। हम लोगों से रास्ता पूछ कर आगे बढ़ रहे थे, तब हमें पता चला कि ट्रैक के उस पार कब्रिस्तान है। यानी ट्रैक के इस साइड मस्जिद है और ट्रैक के उस साइड कब्रिस्तान। तो हम कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। ट्रैक हमने पार किया और फिर हम अंदर खेत की जानिब बढ़ते चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री दिखी, लेकिन यहाँ पे एक अफसोसनाक चीज़ हुई हमारे साथ कि कब्रिस्तान के दरवाज़े पर ताला लगा था और हमारे पास चाबी नहीं थी। तो अब हम क्या करते? लोगों से पूछा कि चाबी कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में। तो अब हमें था वापस लौटना। तो हम लोग वापस लौटे। तो फिर नामो निशान
यहाँ से एक एजुकेशन मिनिस्टर गुजरे हैं बिहार के, जिनका नाम था सैयद अब्दुल अजीज़। जैसा हम लोगों को पता है, जब बिहार में शुरुआती सरकार बनी थी 1920 के बाद, तो सर सैयद फ़खरुद्दीन साहब एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। जब उनका इंतकाल हुआ था तो सैयद अब्दुल अजीज़ साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। और सैयद अब्दुल अजीज़ साहब ने एजुकेशन के इसमें बहुत काम किया है, सर फ़खरुद्दीन के ही तरह। और इनकी परवरिश अली इमाम साहब ने ख़ुद की थी, मतलब सैयद अब्दुल अजीज़ साहब के। सैयद अब्दुल अजीज़ साहब पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने 1937 के चुनाव में हिस्सा लिया था। उनके भी 7-8 विधायक आए थे। बाद में ये तमाम विधायक 1938 में मुस्लिम लीग का जो पटना सेशन हुआ था तो उसमें शामिल हो गए थे और बिहार मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे सैयद अब्दुल अजीज़। उसके बाद सैयद अब्दुल अजीज़ मुस्लिम लीग से अलग होकर 1940 में वो चले गए थे हैदराबाद निज़ाम के कोर्ट में वो प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले अली इमाम इसी गांव के थे, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे हैदराबाद के। तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान को आगे ले जाने में। बहुत सारे जो छोटी रियासत थी वहाँ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग सेवाएं दी। जबकि निज़ाम का एक बहुत बड़ा इलाका था तो वहाँ भी ये लोगों ने अपनी सेवाएँ दी हैं। और फिर अली इमाम और हसन इमाम के वालिद हैं नवाब इमदाद असर। तो यहाँ जो नवाब साहब के नाम से जिन लोगों को भी जाना जाता वो नवाब इमदाद असर की बात होती है। नवाब इमदाद असर नवाब तो थे, लेकिन उससे बड़े वो एक फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे। फ़ारसी में उनके जो कलामात हैं उसका एक अलग रोल है, बहुत इज़्ज़त के नाम से फ़ारसी के लोग उनका नाम लेते हैं। और आज नेवरा गांव के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे, इंग्लैंड में मिल जाएंगे, फ्रांस में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, बांग्लादेश में मिल जाएंगे और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में हैं ही हैं। तो इन लोगों की रिश्तेदारी अलग अलग जगह है, जैसे सर सुल्तान साहब इन्हीं के रिश्तेदार हैं। और भी बहुत सारी इनकी रिश्तेदारी नवाब महमूदाबाद से है। नवाब महमूदाबाद अली इमाम के समधी हुए, मतलब शादी इन लोगों में। तो ये इनकी पूरी रिश्तेदारी है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आज जब हम इस गांव में आए तो इस गांव का हाल ठीक इसी कब्रिस्तान की तरह है। जैसे इस कब्रिस्तान में जंगल है, झाड़ है, सेम यही नेवरा गांव पे आज की डेट में सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ना ही अली इमाम के नाम पे कोई सड़क, ना ही कोई कॉलेज, ना ही कोई स्कूल है। ठीक हसन इमाम के साथ भी यही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को अलग राज्य बनाया। अली इमाम के बारे में एक बात कहें तो अली इमाम उस शख्स का नाम है जिसने कलकत्ता को एज ए कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करवाया 1912 में। जब दिल्ली 1912 में कैपिटल बनी हिंदुस्तान की, उससे पहले कलकत्ता थी। लेकिन अली इमाम इकलौते हिंदुस्तानी थे उस 6 लोगों की कमेटी में जिन्होंने शिफ्ट करवाया था कलकत्ता से दिल्ली। तो ऐसे लोगों के नाम पे इस इलाके में कुछ भी नहीं है। हसन इमाम फ्रीडम फाइटर थे, उनकी बेटी फ्रीडम फाइटर थी, दामाद फ्रीडम फाइटर थे। वो खुद 1918 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और पहले बिहारी थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इतनी बड़ी लीगेसी होने के बाद भी उनके नाम पर इस इलाके में सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। तो ये नहायत ही अफसोसनाक है। तो यहाँ पे एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने निकल के पूरे दुनिया में नाम कमाया, तो ज़रूरत है उस लीगेसी को वापस ज़िंदा किया जाए। तो इसी सिलसिले में हम आए थे, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, जिसका हमें फ़िलहाल अफसोस है। तो कब्रिस्तान की चाबी के सिलसिले में हम मस्जिद के पास पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो ये जो इमारत है अभी जल्दी, इसके बारे में क्या जानते हैं, ज़रा बता दीजिए। इमारत तो हमारी पैदाइश से बहुत पहले का है। इनसे पूछिए। हाँ। तो हमारी पैदाइश से बहुत पहले, हम जब से होश संभाला जब से यही चीज़ देख ही रहे था। वो लोग थे जिन्होंने बिहार बनाया, मतलब बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था, उसको अलग राज्य बनवाया। तो उनको लेकर कोई काम वाम हुआ है? उनके नाम पे कोई सड़क, उनके नाम पे कोई चीज़? ये सब कुछ नहीं, ऐसा उनके नाम पे कुछ नहीं। उनके नाम पे खाली यही बना है ट्रस्ट, वो अपने चलाते हैं। हाँ, रेजवी ट्रस्ट। यहाँ के लोगों को उनसे कोई फायदा नहीं। हाँ, उनसे कोई फायदा नहीं। आपकी पैदाइश यहीं की है? जी, यहीं की है। मगर हम किराएदार हैं, किराए पर रहते हैं। तो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर रहते हैं। मैंने अस्थाई नहीं, अब जो है अस्थाई हमको मकान मिल गया कि बेचारे दे दी हैं। बहुत तो ये आपका ससुराल है या नैहर है? नैहर ससुराल समझिए कि यहीं हो गया। अच्छा, दोनों ही यहीं हैं? यहीं हो गया। मेरे ससुर यहीं रह गए, ससुर यहीं खत्म हो गए, तो हम यहीं रह गए। अच्छा, आपके अब्बा भी यहीं के थे? मेरे अब्बा यहीं के थे। अच्छा, तो उनसे या कुछ कहानी सुनी है या खुद कुछ देखी है यहाँ के बारे में? न, यहाँ के बारे में और क्या देखेंगे। उन लोग का राजपाट था, उन लोग पहले जिम्मेदार थे, इतना और आदमी, तो उन्हीं लोग का जो है सब कुछ चलता था। और क्या क्या देखा है आपने यहाँ के बारे में, ज़रा बताइएगा। इसके बारे में देखा हम लोग तो बस अली इमाम के लड़के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि जिनका कब्र यहाँ है। अच्छा,
जैसे सफदर इमाम हो गए और जाफ़र इमाम हो गए और नकी इमाम हो गए, जो जज भी रह चुके हैं पटना हाई कोर्ट के। नहीं, नकी इमाम। उन्हीं के बेटा, नकी इमाम के बेटा असगरी इमाम थे, वो दिल्ली में रहते थे। तो आप उन्हीं के घर में रहे हैं? हाँ, वहाँ अच्छा, तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब वहाँ देखभाल करते थे। अच्छा, मतलब उन्हीं के घर में, मतलब हाँ। आप लोग खानदानी उन्हीं के यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। तो क्या क्या सुना है आपने अपने बुजुर्गों से, वालिद से, दादा से कहानी उन पर? देखो वही कि नेवरा में इनका घर है, नेवरा में रहने, नेवरा की जमींदारी थे और पटना फिर चले गए। हम लोग पटना ही से हैं साथ में। तो एक चीज़ जैसे यहाँ पे आके पता चल रहा है कि काफ़ी वसी गांव था, पढ़े लिखे लोग थे, हाँ। और काफ़ी उन्होंने तरक्की की, जी। तो जिन्होंने बिहार को काफ़ी तरक्की में काफ़ी ऊपर ले गए। तो आज की डेट में इस गांव की क्या हालत है, पढ़ाई लिखाई और तरक्की के नाम पे? क्या क्या है, बहुत खराब, बहुत बुरा हाल है। कब्रिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है। जाके देखिएगा, अभी तो देखने की चीज़ है, बोलने से क्या फ़ायदा है, देखिएगा तो बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे अली इमाम के नाम पर कोई चीज़ है, या हसन इमाम या उनके वालिद के नाम पर? अली इमाम के नाम से का है, वो इमाम बड़ा हुआ, देखिए झंडा टंगा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। सड़क, सरकारी कॉलेज, कुछ नहीं है, कोई स्कूल का नाम, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। सफदर इमाम का तो खबर उबर तो है ही है, तो बताइए। सफदर इमाम ये इनके भाई थे। पटना में अली इमाम के नाम पे दो चीज़ है, एक अली इमाम पथ है और दूसरा है अली नगर, एक मुस्लिम कॉलोनी है जी। हाँ, वही तो मैं ये जानना चाह रहा, क्या नेवरा में अली इमाम के नाम पे या हसन इमाम के नाम पे कुछ है? हाँ, अली इमाम साहब का घर है ना। सरकारी संस्था नहीं ना, सरकारी संस्था नहीं है, उनका घर है। जबकि वो लोग जंगे आज़ादी में बहुत आगे आगे रहे हाँ। थे, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने वालों में से थे। नहीं, उनका मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है, घर है उनका, अपना घर है अभी तक। तो ये स्टेशन रोड में जो है, स्टेशन रोड में जो है, ये उन्हीं का घर है। हाँ, जमाल साहब का, जो जमाल साहब तो दामाद में थे भाई, अली इमाम साहब को दामाद थे। जमाल साहब रहने वाले वहाँ के वैयाव के हैं, वैयाव सारे से आ जाइएगा, सारे से दाहिने मुड़िएगा, बरबीघा रोड में। वहाँ जमाल साहब वहाँ के रहने वाले थे। वो तो घर दामाद बन गए अपना, अली इमाम साहब के दामाद हो गए, वो यहाँ के थोड़ी थे। तो मतलब उनके घर का हिस्सा मतलब ढह रहा है जो वही है। हाँ, तो मतलब ऐसे सरकार ने यहाँ पे ना उनके नाम पे स्कूल खोला है, ना सड़क, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऐसे उनके जमाल साहब के दामाद ने स्कूल खोला, रिजवी फाउंडेशन जो खुला हुआ है अभी, स्कूल देखिए जाकर के। अच्छा। वो उनके दामाद हुए, जमाल साहब के दामाद। अब अली इमाम के दामाद ये जमाल साहब हुए। मतलब उनके नाती ने खोला। हाँ, उनके नाती ने खोला, वो भी खत्म हो गया। नाती में नाती हैं। नेवरा के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो थी गांव की आलीशान मस्जिद। आप इस गांव में जब इंटर होंगे तो आप दूर से ही इस मस्जिद को देख सकते हैं। इस मस्जिद की बुनियाद कब डाली गई है इसका इल्म हमें नहीं। जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नवाब साहब। अब एग्जैक्ट नवाब साहब किन के बारे में वो कह रहे थे वो नहीं पता चल पाया, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अंदर जो दो लोगों की कब्र है उनमें से किसी ने बनाया है। तो अंदर में कब्र पे कतबा था जिस पे नाम अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था चूँकि पेंट हो गए थी, लेकिन मस्जिद जो है वो बहुत ही खूबसूरत 3 गुंबद थी। उसके अलावा इसमें 9 या 10 मीनारें हैं, हम नहीं गिन पाए एग्जैक्ट कि कितने मीनारें इसके अंदर थी, लेकिन ये मस्जिद नहायत ही खूबसूरत कि दूर से ही आदमी इस मस्जिद को देखे तो दिल खुश हो जाए। तो जैसा आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत इमारत है, आलीशान। लोग बताते हैं कि मस्जिद के ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन जब हमने तालाब ढूंढने की कोशिश की तो हमें तो तालाब नहीं दिखा, तालाब के ऊपर बहुत बड़े बड़े जंगल दिखे। तो मुझे तो एक नज़र में ये खेत लगा था, लेकिन लोगों ने बताया कि ये तालाब है। तो है तालाब। कब्रिस्तान की चाबी हासिल कर हम शाहिद साहब जो वहाँ के एक मुकामी रहने वाले थे उनको साथ लेकर कब्रिस्तान की जानिब निकल पड़े। बीच में रेलवे ट्रैक आया तो हमें अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकना पड़ा और हम फिर पैदल चल पड़े। और शाहिद साहब से क्या क्या बात हुई तो आप सुने।
अच्छा, तो ये शाहिद साहब अभी हम लोग जिस जगह जा रहे हैं जी। ये कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान के जो जमीन है ये कब की है, मतलब ये हाल के या पुराने कब्रिस्तान है? नहीं, उन लोगों का दिया हुआ है। अच्छा अच्छा किसी का न्योरा में यहाँ 1 इंच कोई देने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब ये इमाम जो फैमिली है उन्हीं की ज़मीन थी? हाँ, उन्हीं की जमीन दी हुई है और उनके मतलब और भी परिवार में लोग यहाँ दफन है। अच्छा अच्छा, तो कब्रिस्तान जिस जगह पे उस जगह का क्या नाम है? लाइन के उस पार लोग कहते हैं कोयरी टोला कहते हैं। अच्छा अच्छा, इधर मुसलमान नहीं रहते। तो ये विधानसभा मनेर है, जी, ये तमाम पुराने लोग हैं या नई आबादी बसी भी है? नहीं, पुराने लोग। अच्छा, तो ये इमाम फैमिली के लोग अब रहते हैं या वो सब चले गए? नहीं, सब चले गए टोटल। जमाल रोड में है, जमाल रोड में जिनके नाम से जमाल रोड है, जी। जमाल साहब यहाँ के जो दामाद वो लोग सब चले गए। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन लोग ऐसे बड़े लोग दफन हैं अंदर कब्रिस्तान में? सब बड़े लोग का तो हम उतना नहीं बता, इसलिए कि हम जमाल रोड में रहते थे इन लोगों के साथ में। अच्छा अच्छा, मतलब ये नकी इमाम साहब के परिवार लोग के, नजमी बाबू के साथ, उनके नाती लोग के, परनाती लोग के साथ में थे। अच्छा अच्छा, मतलब उन्हीं के साथ बचपन से लेकर हाँ, अभी तक बचपन आप से पहुँचे अभी तक हैं। वहीं हैं। तो आपके वालिद साहब भी वहीं रहते थे? हाँ, मेरे वालिद साहब भी। बड़ा गेट का तो आगे है, जी जहाँ ईंटा रखा हुआ है जी। वो बड़ा गेट। तो हम लोग किधर से जा रहे हैं? अब हम लोग जाएंगे छोटे गेट से, अब इधर से रास्ता है छोटा गेट का। हम लोग बड़ा गेट का तो चाबी मिला नहीं। हम छोटा गेट का इसलिए रखे हुए हैं सर कि मेरी अहलिया दफन है इसी में। अच्छा अच्छा, तो हम जाते हैं तो बेली उली का पेड़ लगा दिए हैं फूल का, लेकिन यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं करता। खाली मौज में मौलाना लोग है ना, जी। ये फटवा खाली देते हैं कि कब्रिस्तान पे जाना गुनाह है, तो ऐसे है तो ऐसे है, ललफम करके। तो जो भी सब बारात में लोग जाता था सर सफाई की नीयत से, तो इन लोग को तो वो है नहीं, ये नहीं देख रहे कि नीयत क्या है। अरे सारी दारो मदार तो नीयत को है। इन लोग को लगता था कि लोग अच्छा, ऐसे अली इमाम और हसन इमाम ये लोग तो शियाने अली थे, तो यहाँ पे किन की आबादी, सुन्नियों की या शियाओं की? नहीं, अली इमाम सुन्नी थे। अच्छा, हसन इमाम ने शादी कर लिया था शियाओं में, तो इसीलिए हसन इमाम ने या न्योरा में हिस्सा नहीं लिया, अली नगर में हिस्सा नहीं लिया अपना। हसन इमाम ने नहीं लिया, काहे कि अली इमाम और हसन इमाम 2 भाई थे। तो इन्होंने बोला भैया जितना प्रॉपर्टी जो है मेरा, तो हम न्योरा में नहीं लेंगे और नहीं हम अनीसाबाद में लेंगे, ये आप अब मेरे खानदानों में बांट दीजिए। तो पूरी खानदान में बांट दी नज़र के तौर पर सबको बांट दी। और हसन इमाम ने जो बनाया प्रॉपर्टी अपने बलबूते पर, तो वो प्रॉपर्टी शियाओं में दे दिया। जैसे आप पटना फजल इमाम देख रहे हैं, पटना मॉल, ये सब जो है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब उन लोगों को शियाओं में चला गया। डा बंगला के पास भी देखे होंगे, वो भी शियाओं में चला गया। अच्छा, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड में गया, वो शिया वक्फ बोर्ड में गया? नहीं, ये तो सुन्नी में है। वही करें, मतलब ये अली इमाम की प्रॉपर्टी हाँ। सुन्नी वक्फ बोर्ड में हाँ, गई और सुन्नी- नहीं, हसन सुन्नी वक्फ बोर्ड में, और हसन इमाम की शिया वक्फ बोर्ड में। शिया वक्फ बोर्ड में। लेकिन लोग केस कर दिए इसलिए कि ये भाई थे, लेकिन ये बंटवारा वाला कागज तो इन लोग को मिल नहीं रहा है कि लोग दोनों भाई में बंटवारा ये हुआ था कि हम तो शिया में शादी कर लिया, इसलिए हम प्रॉपर्टी अपना जो बना रहे हैं भैया, वो सब हम अपने वाले शियाओं में देंगे, ये मेरे पूरे खानदान में बांट दीजिए। तो इन्होंने बांट दिया। ये छोटा कब्रिस्तान देखिए, ये छोटा गेट है, ये सब कब्रिस्तान है में जहाँ से हम लोग घुसे हैं ना, ये सब कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का जमीन है जिसमें खड़े हैं। देखिए सर सफाई हुआ लगी इधर। हम कब्रिस्तान पहुंच गए, लेकिन शाहिद साहब ने बहुत सारी बातें रास्ते में चलते हुए बताई, तो उसमें बहुत सारी फैक्चुअल एरर हैं, तो जिसको कभी बाद में सही किया जाएगा। जा पाइएगा कैसे? वही तो कह रहे हैं कि इतना जंगल था ना उस दिन हम आए थे दफन में। देखिए अब लगा दी अपना
हैं हम लोग करते तो हंगामा करते लोग। आए देखिए अपने लगा दी नया घेर दिए। कब्रिस्तान आने का हमारा एक बेसिक मकसद था, क्योंकि आम तौर पर जब बड़े लोग इंतकाल करते हैं तो उनकी कब्र और मज़ार के ऊपर कतबा यानी नेम प्लेट लगता है, जिससे बेसिक हिस्ट्री उनके बारे में पता चलती है कि कौन शख्स हैं और कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और कब उनका इंतकाल हुआ और क्या क्या उनके कारनामे हैं। तो इसी वजह कर इस कब्रिस्तान के अंदर हम पुरानी कब्रों को ढूंढ रहे थे। लेकिन क्या सच में हमें कब्र मिली, ये एक सवाल है। देखिए आगे। जरा सा बाबू वैसे नहीं चाहिए, आप बात समझिए पहले। कहीं कहीं पर इतना धंसा हुआ है कब्रिस्तान जी। इसमें सांप भी है। अच्छा। बता दे नहीं बता रहे बाबू। जंगल की वजह कर हम कब्रिस्तान के अंदर कोई भी पुरानी और पक्की कब्र नहीं ढूंढ पाए, और हमें कुछ पुरानी कब्रें मिली तो वो मस्जिद के बाहर 4-5 पुरानी कब्र थी और 2 कब्र मस्जिद के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा हम इस कब्रिस्तान में कोई भी पुरानी कब्र ढूंढने में नाकामयाब रहे, जिससे हमें बेसिक हिस्ट्री वहाँ की नहीं पता चल पाई कि क्या कौन कौन लोग वहाँ पे दफन हैं और क्या उनका रोल है। नेवरा हम फरजदक अली ज़ौक़ भाई के दावत पर पहुँचे थे। हमारे साथ थे इंतखाब भाई, और हम लोगों ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स से। वहाँ से हम दानापुर आए। दानापुर में भाई साहब से को साथ में लेते हुए हम पहुँचे थे नेवरा। तो इसी बीच हमें एक जानकारी मिली थी, एक किताब है जिसमें इस चीज़ को नोट किया गया था कि ब्रिटेन का बादशाह जॉर्ज फिफ्थ सर अली इमाम की दावत पर नेवरा आया है, और इस चीज़ का ज़िक्र नेवरा स्टेशन पे एक बोर्ड, एक तख्ती पे इसकी जानकारी है, जिसे हम ढूंढने पहुँचे। काफ़ी देर तक इस स्टेशन के पुराने हिस्से पर हमने उस पुरानी तख्ती को ढूंढने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर की भी मदद ली, लेकिन हम उस तख्ती को ढूंढने में नाकामयाब रहे। तो इस वजह कर किताब में किए गए दावे की हम जांच नहीं कर पाए। इसके बाद शाहिद साहब ने हम लोगों से इजाज़त ली। हम लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा कर उन्हें विदा किया। वो चले गए, लेकिन हमारा सफ़र आगे चलता रहा। जमाल साहब का यहाँ वाला ये इमाम साहब के दामाद। हाँ। ये वाला जो कोठी थी आपको, ये छोटी कचहरी थी। छोटी कचहरी टूट गया था, ये अब नए मकान में उसको तब्दील किया गया, नाम चेंज किया गया। जैसे नाम चेंज जो लिया था अपना, नया मकान हो गया, नया आबादी जो बसने लगी ना, तो वो जाकर के हो गया नया मकान। ये छोटी कचहरी, नेवरा का नाम है छोटी विलायत। कान कितना साल पुराना? 137। तो मतलब आपके घर को पार करते हुए रेलवे ट्रैक आया था? नई ट्रैक हम लोग को ज़मीन दिया था रेलवे ट्रैक को। अच्छा, आप लोगों ने डोनेट किया? हाँ, यहाँ के जो ज़मींदार लोग थे वो डोनेट किए थे रेलवे ट्रैक को ज़मीन। अच्छा। रेलवे ट्रैक का ज़मीन उस तरफ में, टोटल ज़मीन रेलवे का है। अच्छा। इस तरफ में हम लोग अपना निजी ज़मीन, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जब ट्रेन गुजरती, आजकल तो लॉकडाउन में कम ट्रेन गुजर रही, जब गुजरती पॉइंट कुछ का आता तो नींद आती थी रात में? आ जाती है आदत। एयरपोर्ट के बगल में लोग कैसे रहते हैं? एयरपोर्ट के नीचे फर्स्ट फ्लोर का अलॉट है ना, एयरपोर्ट के जो फुलवारी देख रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर का अलॉट है, सेकंड फ्लोर का अलॉट, लेकिन सीढ़ी पैकिंग का अलॉट, थर्ड फ्लोर का अलॉट नहीं है। यहाँ भी हम लोग का 4 फ्लोर का अलॉटमेंट है, क्योंकि रेलवे प्लेन यहीं से क्रॉस करते, 4 से ज़्यादा नहीं ले जाना। तो किसी मार्केट में बना है 3 बना, चौथा में पैकिंग हो गया। हम लोग जिस उम्मीद के साथ आए थे, उस उम्मीद पर यह इलाका खरा नहीं उतर पाया, और इसी के साथ हम आगे यही सोचते हुए चल दिए कि